गुड इवनिंग बेटा। ये जो चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में बेटा दो इंपॉर्टेंट जो हैं हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, एक है मीटर ब्रिज और एक है पोटेंशियोमीटर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं बेटा, बहुत बार इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। अगला जो बेटा क्लास में लेंगे उसमें हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ना मीटर ब्रिज बेटा जो बेस है वो बेस है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और व्हीटस्टोन ब्रिज हम पहले थोड़ा सा यूज बेटा कर चुके हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने आइडिया क्लास में लिया था, हमने उसका बेटा यूज किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी सर बहुत सारे बेटा क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। तो हम लोग कभी क्या करेंगे बेटा, पहले हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि मीटर ब्रिज का जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और उसके बाद में उस पर बेस मीटर ब्रिज बेटा पढ़ेंगे। आप ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ प्रिंसिपल, और मीटर ब्रिज जो है बेटा एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहले वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, और फिर बेटा डिवाइस की बात करेंगे जिसको हम मीटर ब्रिज बेटा कहते हैं। स्टार्ट किया जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा होता क्या है, इस तरह से बेटा 4 रेजिस्टेंस होते हैं बेटा अटैच्ड, P Q R S बेटा। 4 बेटा रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं P Q R S बेटा। इसमें से मान लीजिए कि बेटा हमारे पास में P Q और S जो है वो नोन है, और एक बेटा R जो बेटा हमारा है अननोन है। डन। तो यहां बेटा 4 रेजिस्टेंस हम लोगों ने बेटा लगा दिए हैं। इसमें से बेटा P Q S मान लो नोन है, पता है हमको ये कितने होते हैं, और R बेटा हमारा अननोन है जो हमें पता नहीं है। ये पता नहीं है, अननोन है, ये तीनों P Q और S जो है बेटा वो नोन है, पता है हमको, इनकी वैल्यूज हमें बेटा नोन होंगी। अच्छा, एक बेटा बैटरी लगा देते हैं हम लोग हैं A और C पॉइंट के बेटा बीच में। जो बैटरी इस सर्किट से बेटा करंट ड्रॉ करती है, करंट ड्राइव करती बेटा है, करंट ड्रॉ नहीं करती सॉरी, करंट ड्राइव करती बेटा है। तो ये बैटरी इसमें करंट ड्राइव करती है, DRIV ड्राइव बेटा करती है, या फ्लो कराती है कह लें आप। अच्छा, एक बेटा लगा देते हैं यहां पे गैल्वेनोमीटर, कहां, B और D बेटा पॉइंट के बीच में। डन। तो 4 बेटा रेजिस्टेंस हो गए, इसमें से बेटा 3 नोन हमारे पास हैं, ये बेटा अननोन है। एक बैटरी लगाते हैं हम लोग हैं पॉइंट बेटा A और C पे, और एक लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर बेटा। तो ये हो गया सर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा है, इट इज यूज्ड टू फाइंड सम अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर काम है इस अननोन रेजिस्टेंस को बेटा फाइंड करना। इसकी हेल्प से, ये 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से हम इस अननोन को बेटा फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब देखिए आगे बेटा, जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें कई सारी मशीन्स या डिवाइसेस के बारे में लिखना बेटा होगा। हम खासकर बेटा बात करें बोर्ड में, अगर हम बोर्ड में जो 5 मार्क के बेटा क्वेश्चन आते हैं उसमें बेटा लिखने की बात करें तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करना होती है, प्रिंसिपल की बात करना होती है, कंस्ट्रक्शन की बात करना होती है, फिर थ्योरी और वर्किंग की बात करना होती है बेटा, फिर यूजेस की बात करना होती है। तो बेटा ये 4-5 पॉइंट जो हैं कई बार बेटा पूछे जाते हैं बोर्ड की। अगर हम बात करें CBSE बोर्ड की बात करें या किसी बोर्ड की बात करें तो बेटा इसमें 4-5 पॉइंट बेटा पूछे जाते हैं। और बेटा ऑफ कोर्स हम अगर बोर्ड की और एंट्रेंसेस की बात करें तो बेटा उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम पहले देख चुके हैं, आज भी बेटा हम कुछ देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ ये सर व्हीटस्टोन ब्रिज जो बेटा हमारे पास है, डेफिनेशन क्या हुई, इट इज यूज्ड टू फाइंड सम अननोन रेजिस्टेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सेकंड बेटा लिखना हो कंस्ट्रक्शन। तो जब भी आपको कंस्ट्रक्शन लिखना हो किसी डिवाइस का तो उसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को लिखना आसान हो जाएगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन को लिखना आसान हो जाएगा। ना यहां पर बेटा देखिए क्या करूंगा मैं, जब भी डिवाइस पढ़ाऊंगा आपको तो पहले स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बता दूंगा, और फिर मैंने आपको आगे आपके लिए लिखा होगा। तो आप अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको एक बार में पूरा याद करा दूंगा, आपको खुद से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, मेरे साथ ही एक बार ध्यान सुनोगे तो मैं आपको याद करा दूंगा। और देखो कैसे, कंस्ट्रक्शन। यहां पे आपने बेटा क्या किया बेटा, यहां 4 रेजिस्टेंस बेटा बना लिए, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 अननोन होते हैं और एक अननोन होता है। डन।
पहला पॉइंट हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक अननोन और 3 बिट अननोन। पहला पॉइंट हो गया। आगे क्या लिखोगे, एक बैटरी लगाते हैं ए और सी पे जिससे वो करंट ड्राइव करा सके, करंट फ्लो करा सके। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ो, एक यहां पर हम गैल्वेमीटर लगाते हैं जो वो रीडिंग ले सके। किस चीज की रीडिंग ले सके बेटा, करंट को फोर्स मेजर कर सके, वो करंट की रीडिंग ले सके। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए अगले पेज चल के बेटा पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S। मैंने बताया आपको, वन ऑफ विच इज अननोन एंड 3 नोन। 3 नोन है, 3 नोन है, एक अननोन है। अच्छा, अब बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स A and C टू ड्राइव फ्लो कराना, मतलब यहां से है द करंट थ्रू सर्किट। अ गैल्वेमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स B and D टू मेजर द करंट। आप याद करें बेटा, जस्ट अभी हमने यही तो बोला था, उसी बात को लिख दिया। तो करना क्या है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा सर, है ना। ये मशीन्स, ये कॉन्सेप्ट्स आप कैसे लिखें बेटा, बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से हम लोग उसको याद कर लेंगे बेटा अपनी लैंग्वेज में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बताया मैंने आपको, यहां पे 4 रेजिस्टेंस हमने बना दिए, तो हम कहेंगे इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 नोन होते हैं, एक अननोन होता है। फिर क्या कहा, एक बैटरी लगा दी। सोचो यहां पे, तो बैटरी किस लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को ड्राइव कराने के लिए। फिर हमने गैल्वेमीटर लगा दिया, किस लिए, करंट को मेजर करने के लिए। तो ये बेटा हो गया कंस्ट्रक्शन। समझ में आया बेटा। चलिए अब हम यहां बात करते हैं इसके थ्योरी की या इसके वर्किंग की, है ना। कैसे ये वर्क करता है, ये प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बेटा क्या है। तो हम लोगों ने बेटा क्या किया, यहां पे देखिए, यहां पर बेटा हम लोगों ने माना कि बैटरी से करंट बेटा I आ रहा है। इस जंक्शन A पे करंट डिवाइड हुआ, इस तरफ कितना गया बेटा I1, इधर बेटा कितना गया I2 मान लो। ठीक, फर्दर आगे बढ़े, इस पॉइंट पे बेटा करंट IG गया। ठीक, इधर बेटा I3 हमने माना बेटा, इधर बेटा हमने यहां पे I4 माना, और ये फर्दर क्या निकल गया बेटा, बोलो I निकल गया। डन। अब थ्योरी आगे बेटा समझिएगा। मैं थोड़ा सा यहां लिखिए बेटा समझाऊंगा, फिर अगले पेज पे मैंने उसे प्रॉपर ढंग से लिखा है, वहां चल के देखेंगे बेटा हम लोग। यहां देखिए थ्योरी बेटा क्या कहती है। यहां पे ये जो रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, S बेटा, ये हम ऐसे चूज करते हैं कि गैल्वेमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे। क्या मेरी बात समझ रहा है बेटा। इनको P, Q, S को हम ऐसे चूज करते हैं कि इस गैल्वेमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे बेटा। यहां से ये कब पॉसिबल है, वो तब बेटा पॉसिबल है जब B और D का पोटेंशियल सेम हो। अगर B और D का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये समझ में आई बात बेटा, कि हम लोग ये P, Q, S जो कि नॉन रेजिस्टेंस हैं, इस तरह से चूज करते हैं। आपने शायद रेजिस्टेंस बॉक्स देखा बेटा हो, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से ना हम छोटे रेजिस्टेंस निकाल के लगाते हैं सर्किट में, की में आपको याद होगा ऐसा। तो गैप्स जो होते हैं बेटा, उसमें रेजिस्टेंस हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो हम लोग क्या है बेटा, देखिए यहां पे 3 बेटा रेजिस्टेंस हमारे पास हैं P, Q, S। ये नॉन होते हैं, तो इनको हम ऐसे चूज करते हैं कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। मतलब गैल्वेमीटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 0। तो बताओ IG कितना हो जाएगा, 0। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, बाद में रब कर दूंगा। तो बेटा IG हमारा हो जाएगा 0। अच्छा अगर बेटा ये IG 0 हुआ तो क्या होगा, ये करंट देखो बेटा ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। जब ये 0 हो गया तो ये जो करंट होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि यहां कुछ जा नहीं रहा है। इसको हमने 0 मान लिया, तो हम कहेंगे ये जो करंट जा रहा है ऐसे, ये टोटल चला जाएगा। इसका मतलब अगर यहां I1 और ये I3 है तो एक ब्रांच में 2 करंट तो हो नहीं सकते। अगर माने हैं तो वो सेम होना चाहिए। तो ये जो I1 है वो I3 के बराबर होगा। ये समझ में आया बेटा। अब आगे सुनो, यहां देखो बेटा, यहां क्या है बेटा कि इधर से बेटा क्या है, I2 है, यहां कोई करंट है नहीं, तो ये करंट आगे सामने जाएगा। और यहां बेटा हमने उसको क्या बना बताओ, I4 बना हुआ है। तो हम कहेंगे जो I2 होगा वही I4 होगा, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही ब्रांच अगर हो गई, ये तो हट गया, तो ये ब्रांच सेम हो गई बेटा, पूरी एक ब्रांच हो गई।
इसमें दो दो करंट माने हैं, दो हो ही नहीं सकते एक ब्रांच में, अगर दो हैं दे शुड बी सेम, तो हम बेटा क्या बोलेंगे I2 इक्वल टू I4। क्या समझ में आई बात बेटा? एक बार दोबारा फिर सुन लो। हमने ये तीन रेजिस्टेंस ऐसे चूज करना है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इस कैलेंडर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये हट जाएगा। सोचो, हट गया तो IG जीरो हो गया और ये हट गया। अब ये जब हट गया तो ये करंट जो I1 है वो ऐसे जाएगा, और यहां फ्लो कौन कर रहा है? I3 फ्लो कर रहा है बेटा है ना। एक ही ब्रांच है पूरी अब तो ये, क्योंकि ये तो हट गया ना। और जब ये एक ही ब्रांच है तो एक ब्रांच में दो करंट पॉसिबल नहीं है, अगर हैं दे शुड बी सेम। तो I1 जरा बताओ बेटा कितना हो गया? I3। उसी तरीके से ये जो I2 जा रहा है ये पूरा बेटा ऐसे फ्लो करके जाएगा, क्योंकि ये तो हट चुका है यहां से ना। इस वाले ब्रांच में दो करंट हैं, एक कौन है? I2, एक कौन है? I4। एक ब्रांच में दो करंट पॉसिबल नहीं है, और अगर हमने मान लिए देन शुड बी सेम बेटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? यस। सो I2 इक्वल टू I4। पहली बात हो गई समझ में? आप सुनो आगे, यहां पर हम कॉन्सेप्ट बेटा ड्राइव कर रहे हैं, आगे सुनो। ये देखो बेटा, ये लूप लो, ये वाला कौन सा लो बेटा? ए, ये बेटा ये लूप लो बेटा, ये वाला। इस लूप में केवीएल लगा दो, इस लूप में केवीएल लगा दो बेटा, ठीक है। चलो यहां चलो, और फिर यहां चलो, और फिर यहां चलो। हम कहां से कहां जाएंगे? ए से बी, बी से डी, डी से। केवीएल तो भाई रट गया होगा बेटा, पिछले 7, 8, 10 क्लास से हम लोग लगातार केवीएल की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को केवीएल नहीं रटा बेटा, मैंने कहा बार बार, पहले किरचॉफ लॉ के जो 2 क्लास हैं पहले वो जाके पढ़े आप बेटा, है ना। पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, फिर बेटा आगे पढ़ने आए, वरना सब प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले किरचॉफ लॉ वाले दोनों क्लास कर लें, नहीं प्रॉब्लम है आगे बढ़ते रहो भाई, है ना। अब आप देखो, हम लोग यहां से ए से बी जाएंगे, बी से डी आएंगे, बी से डी जाएंगे, और डी से वापस से जाएंगे और केवीएल लगाएंगे। और हमको याद है कि अगर हम करंट के साथ साथ जाएंगे तो माइनस होता प्लस होता है, माइनस, और अगेंस्ट आएंगे तो बेटा क्या होगा? प्लस। तो यहां करंट के साथ साथ हैं, बोलो क्या लिखेंगे? माइनस I1 इंटू पी, पी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक। अच्छा यहां बेटा IG कितना हमारे पास बताओ है? 0। तो यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ो, यहां जा रहे हैं तो करंट I2 के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब डी से ए जा रहे हैं, डी से ए, तो I2 के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या लिखो बेटा? प्लस। प्लस क्या? प्लस I2 इंटू क्यू, रेजिस्टेंस बेटा क्यू है, तो IR, I2 इंटू क्यू इज 0। हम कहते हैं ना IR, I इज I1, R इज P, यहां I इज I2, और रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या है? क्यू बेटा है। डन। अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन का बेटा, ठीक है। अब देखो यहां इसमें केवीएल लगा दें, किसमें? बी सी डी, बी में, बी से सी जाए, सी से डी जाए, डी से बी वापस आए बेटा। चलो यहां केवीएल लगाते बेटा है, तो हम यहां I3 के साथ साथ हैं आर में, रेजिस्टेंस में, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? माइनस I3 इंटू आर, माइनस बेटा I3 इंटू आर। फिर आगे चलो, जब हम ऐसे आएंगे यहां सी से डी, सी से डी आएंगे, तो हम I4 के अगेंस्ट है, रेजिस्टेंस एस है, तो बताओ क्या बेटा लिखेंगे? प्लस I4 इंटू एस। फिर हम यहां पहुंचे, यहां तो करंट है नहीं, IG बेटा हमारा कितना है? 0, बना तो रखा लेकिन वो 0 है, तो हम कहेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं बी पे। केवीएल बेटा लगा दिया। अब ये और ये को बेटा हम सॉल्व करेंगे, जो हम अगले पेज चलेंगे बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको यहां समझा दी, इनको थोड़ा सा याद रखना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसको हमने यहां पे डायग्राम बना रखा था, यहीं पे समझा दिया, अब इसको बेटा लिखा आ गया। तो आप जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड की लिमिटेशन है कि मैं सब कुछ यहां पे सामने नहीं लिख सकता बेटा, तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया है। अब इस चीज को हम आगे चल के देखते बेटा है। नहीं, पेज नंबर बेटा 3 पे आते हैं हम लोग हैं।
the three known resistances are chosen in such a manner such that current through galvanometer is 0। मैंने बताया आपको तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे चूज करते हैं बेटा कि जो गैल्वेमीटर है उसका करंट कितना हो जाए 0। तो उसी बात को बेटा लिख दिया। मतलब बोर्ड में आप कैसे लिखोगे, जब बोर्ड का पेपर दोगे 12th बोर्ड का, तो फिर कैसे लिखोगे पूरी बात। मैंने कहा कि अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी बुक को बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से बस पढ़िए। 100% बोर्ड की सर थ्योरी बताऊंगा सर, सारे डेरिवेशन बेटा कराऊंगा, बाकी एंट्रेंस का भी सारी सर बातें बताऊंगा, आप बस कंसंट्रेट करें बेटा। नाउ हमने IG0 कहा था बेटा, याद करो। हमने I1 इक्वल टू I3 कहा था बेटा, I2 इक्वल टू बेटा क्या बोला था I4। ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट पेज पे समझा चुका हूं बेटा। फिर बेटा KVL लगाया था ABDA में, वहां बेटा क्या था -I1P प्लस I2Q इक्वल टू 0। ये पीछे बता चुका हूं, एक बार फिर से कोरिलेट करा दो था। चलो यहां देखो -I1P प्लस I2Q इक्वल टू 0 बेटा, यही चीज तो बेटा हमें लिखी वहां पे, I1P प्लस I2Q इक्वल टू बेटा 0। अच्छा यहां I1P जब राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा और I2Q यहीं बजा लो बेटा, फिर जगलिंग कर दी हमने, इधर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहां देखो I2 ऊपर ही रखा, I1 नीचे ले गए तो I2 बाई I1 बेटा हो गया, और Q को बेटा नीचे ले तो बताओ बेटा क्या हो गया, P बाई Q हो गया। डन। अगले पेज चलने वाले बेटा हम लोग हैं। नाउ अप्लाई केवल इन BCD है बेटा, ये पीछे बताया था मैंने क्या था, -I3R प्लस I4S इक्वल टू 0। इसको भी एक बार टैली कर लेते हैं, सही है गलत है, टैली बेटा कर लेते हैं। देखो I3R प्लस I4S इक्वल टू 0 लिखा था बेटा हम लोगों ने, समझा था इसको। चलो चल के देखते हैं क्या लिखा वहां पे, सही में वही I3R -I3R प्लस I4S इक्वल टू 0। तो -I3R जब बेटा राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस I4S बच गया, लेफ्ट राइट कर दिया उल्टा, ठीक है। अच्छा I4 को ऊपरी रखा, डन। I3 नीचे लाए, I4 बाई I3, यहां R बचा और रेस्ट को बेटा नीचे ले आए, क्रॉस कर दिया। इक्वेशन आ गई नंबर 3 बेटा। अब जरा पिछले बेटा पेज चलते बेटा, ध्यान देना। I1 कितना है I3, I2 कितना I4, ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। I1 I3, I2 I4। तो देखो मैं यहां थोड़ा लिख के समझा रहा बेटा हूं। देखो I1 कितना I3 है और I2 कितना I4 है, तो I2 को यहां आप I4 लिख सकते हो, ठीक। और I1 बेटा क्या लिख सकते हो बेटा, I1 को I3, तो ये I4 बाई I3 आ जाएगा। इतना समझ आया बेटा। तो I1 को I3 लिखा और I2 को I4 लिखा, ये P बाउंड बेटा Q रहेगा। नाउ अब बेटा नेक्स्ट पेज जा रहे हैं जहां हमने इक्वेशन लिखी हुई थी। यहां क्या लिखा हुआ था, I4 बाई I3 बेटा कितना बोलो है, R बाई S। I4 बाई I3 कितना, R बाई S। पिछले पेज चलते बेटा है, I4 बाई I3 बेटा कितना है, P बाई Q। तो इस इक्वेशन का और उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। I4 बाई I3 P बाई Q है, I4 बाई I3 R बाई S है, तो बेटा क्या मिला, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बेटा। क्या बेटा बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। एक बार फर्स्ट पेज चलते बेटा हैं, इस कंडीशन को याद रखना। कि ये बेटा 4 बेटा रेजिस्टेंसेस हैं, ये बेटा 4 बेटा रेजिस्टेंसेस हैं। अगर हमारा P बाई Q R बाई S के बराबर है तो IG कितना है, 0। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, यहां से करंट कितना हो, 0। ये सेम मान के हमने ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इसका मतलब जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा, जब भी P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा, इस रेजिस्टेंस का इससे डिवीजन, इस रेजिस्टेंस का इससे डिवीजन अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको आप सेफली यहां से हटा सकते हैं हमेशा बेटा। ये जो 5th गैल्वेमीटर कह लो
या रेजिस्टेंस कह लो, इसको हटा सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बेटा, ऐसे हम कहते हैं। आप याद करो बेटा, तो हमने इस कंडीशन को बेटा पहले भी क्वेश्चंस में यूज किया बेटा है, तब मैंने इसको कहा था कि आज आप हमारी बात मान लें, मैं इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया, मैंने आपको बेटा इसे पढ़ा दिया, समझा दिया, प्रूव बेटा करा दिया। डन। अब मैं बेटा इसको ओवरऑल एक बार समराइज कर देता हूं, पहले मैं रजिस्टर अप कर देता हूं, फिर समराइज बेटा कर देता हूं बातों को। देखिए बेटा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा जब आप लिखने जाओगे, बोर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, जब लिखने जाओगे आप तो क्या करोगे, सबसे पहले उसके डेफिनेशन लिखोगे। क्या है इसके डेफिनेशन बेटा, क्या है, ये एक सेटअप है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है कि इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं बेटा वही अंग्रेजी में लिखना है बस, जो अगले पेज लिखा हुआ है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 नोन होते हैं, एक अननोन होता है। एक बैटरी लगाते हैं ANC पे करंट फ्लो कराने के लिए, करंट को ड्राइव करने के लिए। एक गैल्वेमीटर लगाते हैं BND पे करंट को मेजर करने के लिए। डन। ये बेटा हो गया कंस्ट्रक्शन, सिंपल। कंस्ट्रक्शन में हमेशा डायग्राम पहले बनाओ और लिखो बाद में, क्योंकि डायग्राम बना के बाद लिखना काफी आसान बेटा हो जाएगा, है ना। पहले आप लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन डायग्राम बना के लिखना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो बना रहे हो वही लिख दिया आपने। 4 रेजिस्टेंस बनाए, लिख दिए। एक बैटरी लगाई, लिख दी। एक गैल्वेमीटर लगाया, लिख दिया। कितना आसान है सब। डन, गुड। फिर उसके बाद बेटा हम लिखते हैं थ्योरी ऑब्लिक, थ्योरी या वर्किंग। ऑब्लिक मतलब और, तो थ्योरी कह लो, वर्किंग कह लो, जो भी बेटा कह लो, बड़ा आसान है। हम कहेंगे कि इन 3 रेजिस्टेंस को ऐसे चूज करो कि बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए और गैल्वेमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे, तो ये करंट 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो I1 I3 के बराबर हुआ और I2 I4 के बराबर हो गया। डन। अब क्या करो उसके बाद में, एक बार इस लूप में KVL लगाया, एक बार इस लूप में KVL लगाया, 3 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास में, एक इस KVL से, एक इस KVL से और एक करंट के इक्वेट करने से बेटा। तीनों को सॉल्व करोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। क्या, P/Q = R/S बेटा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस होगा कब, जब ये रेजिस्टेंस P/Q R/S के बराबर होगा। तो इस वाले से कोई करंट नहीं जाएगा, उसे हम हटा देंगे बेटा। तो इसी के साथ बेटा हमने इसको ड्राइव कर लिया, सारी बातें लिख दी। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। ये 3 मार्क्स का बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आता है कई बार ये। ना हमने बेटा पढ़ लिया व्हीटस्टोन बेटा ब्रिज पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पे सर बेस्ड है एक डिवाइस जिसे कहते हैं मीटर ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में कोई डिवाइस नहीं है बेटा, है ना, कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये रिजल्ट मिलेगा हमको। जो डिवाइस है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर क्यों, क्योंकि उसमें एक वायर लगा होता है 1 मीटर लॉन्ग, है ना बेटा। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं, ब्रिज शायद व्हीटस्टोन ब्रिज से बिठाया हुआ है। तो मीटर इसलिए, आप ब्रिज का मतलब ये मत समझ पुल है वहां पे, ऐसा कोई पुल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मीटर बता दिया मैंने, मीटर क्यों वर्ड है, क्योंकि इसमें मीटर 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है बेटा है। तो मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिससे हम कोई अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते बेटा है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, वही जो पढ़ा भी हमने। क्या बेटा बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप ध्यान दें, जब भी कोई डिवाइस लिखेंगे बेटा, तो अगर आपसे कहा 5 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड में, सपोज बोर्ड में बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि भाई मीटर ब्रिज लिखो, तो कैसे लिखोगे आप समझते बेटा है। सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर थ्योरी ऑब्लिक वर्किंग, और कोई अगर यूज है अलग से, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आई एम सॉरी, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो हम वो लिख देते हैं। कभी कभी टंग फंस जाती है भाई, है ना, तो माइंड मत करिएगा। तो सर क्या है कि आइए 1 बाय 1 बात करते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है। इससे हम कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। डेफिनेशन हो गई। प्रिंसिपल क्या है, इट डिपेंड्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मीटर ब्रिज, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर
सम अननोन रेजिस्टेंस। डेफिनेशन लिख दिया आपने। प्रिंसिपल क्या? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देन डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल। अब आइए बात बेटा कंस्ट्रक्शन की करते हैं बेटा। देखिए सर, यहां पे आप देखते हैं मैं बार पहले से ही बेटा लिख के रखता हूं बेटा चीजों को, क्योंकि सर इसको लिखने में ही सर मुझे 1 घंटा लगता है, कम से कम 1 घंटा बेटा लगता है लिखने में। आज बोर्ड के और बाकी एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएं तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है बेटा इसमें जो है, इसलिए मैं पहले से ही लिख के बेटा चीज़ें रखता हूँ। अदरवाइज जो आप लेक्चर 1.5 घंटे में वीडियो देखोगे वो बेटा फिर वीडियो 2.5 घंटे का या 3 घंटे का बेटा हो जाएगा, तो आपका वो टाइम की वेस्टेज है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं चीज़ें बेटा पहले से लिख के रखता हूँ। लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन आएंगे तो कंस्ट्रक्शन तब समझ में आएंगे जब मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ तो पहले से कर लूँगा लेकिन उसकी आउटलाइन वहाँ बनाऊँगा जिससे आप समझ पाए मैंने कैसे ड्रॉ बेटा किया है। ठीक है, आइए देखिए बेटा मीटर ब्रिज में क्या होता है, आइए बात करते हैं। और जो मैं बोल रहा हूं बेटा हिंदी में, यही अंग्रेजी में इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देंगे सर। ठीक है, यही चीज लिख के आना बेटा बोर्ड में अगर बात करें तो। चलो शुरू करते बेटा। यहां पे देखिए जो बोलने जा रहे हैं 1 बाय 1 वही लिखेंगे, और आप समझिए इसी ऑर्डर में मैंने इसको ड्रॉ भी किया होगा, इसी ऑर्डर में मैंने इसको ड्रॉ भी किया होगा। आओ देखो कैसे बेटा, 2 बार बताऊंगा, ध्यान सुनना। ये एक वुडन बोर्ड होता है, मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है। अब ये वुडन बोर्ड सर ऐसे बनाओगे आप यहां, ठीक, मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है। पहला पॉइंट हो गया, पहला सेंटेंस हो गया। आगे वुडन बोर्ड पे पॉइंट ए और बी के बीच में 1 मीटर लॉन्ग वायर लगाते हैं जो मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। आपने मैग्नीन सुना होगा, नाइक्रोम भी सुना होगा, एलॉय से बेटा ये है ना। तो एलॉयस का बेटा वायर बना होता है। क्यों, ये डिस्कशन बाद में किया जाएगा बेटा, अभी पढ़ लें एक बार कंस्ट्रक्शन पढ़ लें बेटा एक बार हम मीटर ब्रिज का बेटा पहले। ठीक, 2 स्टेप्स 2 हो गए बेटा। अच्छा, ये बेटा एक एल शेप बेटा, यहां पे थिक कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं, एक ए पे और एक बी पे। तो 2 थिक एल शेप, ये बेटा एल शेप है, थिक है, ये आप देख रहे हैं थिक है बेटा, मोटी सी बनाई है बेटा। ठीक है, ये आउटलाइन बेटा बना रखी है, 2 थिक एल शेप, एक यहां और एक यहां, हम लोग कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं। ठीक, क्यों, बाद में बातें होंगी, सारा डिस्कशन बाद में होगा। अभी देखो कंस्ट्रक्शन बेटा, एक बीच में बेटा ये यहां पर एक हम लोग स्ट्रिप और लगाते हैं बेटा, ये वाला स्ट्रिप बेटा और लगाते बेटा है स्ट्रेट इनके बीच में, जिससे 2 गैप बन सके और एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस आर और एक गैप में नोन रेजिस्टेंस एस लगा सकें। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा हो गया। अच्छा, अब हम एक बैटरी लगाते हैं पॉइंट ए और बी पे जो करंट को ड्राइव करा सके, फ्लो करा सके। डन, नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, एक गैल्वेमीटर लगाते हैं पॉइंट सी पे, ये पॉइंट सी है, जिसके अदर एंड को जॉकी से लगाते हैं। जॉकी, JOCKY, जॉकी। जॉकी क्या, जॉकी क्या होता है भाई, पता है आपको? वैसे तो जॉकी वर्ड यूज करते हैं घुड़सवार के लिए, घोड़े की सवारी करने वाले के लिए, लेकिन यहां बेटा क्या होता है, छोटा सा मेटल पीस होता है जिसमें वायर को बांध देते हैं। तो ये जो है ना बेटा, ये डी पॉइंट, यहां एक मेटल पीस होता है, उससे वायर, गैल्वेमीटर के वायर को बांध देते हैं, उसको हम इस वायर पे स्लाइड कर सकते बेटा है। तो एक मेटल पीस स्लाइड करना आसान होगा, वायर अगर लगा है गैल्वेमीटर में तो स्लाइड करना मुश्किल होगा, तो उसे मेटल पीस से बांध देते हैं, जिसको हम इस पोटेंशियल मीटर ब्रिज के वायर पे स्लाइड बेटा कर सकते हैं हम लोग। तो जॉकी, छोटा सा मेटल पीस। सेंटेंस हो गया अगला बेटा। आगे सुनो, अब यहां एक मीटर स्केल लगाते हैं जिससे हम रीडिंग ले सके बेटा। क्या रीडिंग होगी वो सब बातें बाद में होंगी सर, ठीक है। एक बार फिर से सुनो बेटा, और उसको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही बनाना है। मैं पूरा आउटलाइन बना रहा हूं बेटा, पूरा एक्शन कर रहा हूं पूरा यहां पे, ठीक है। आपको एक्शन देखना है, फिर वैसे ही बनाना है और वैसे ही लिख देना बेटा है। फिर हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, आपको समझ आएगा मैंने क्या कह रहा। देखो, मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है, डन। 1 मीटर लॉन्ग वायर जो कि नाइक्रोम या मैग्नीन का बना होता है, उसको ए और बी पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है। 2 थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, ए और बी पॉइंट पे लगाते हैं, एल शेप की 2 थिक कॉपर स्ट्रिप एल शेप की ए और बी पॉइंट पे लगाते हैं।
एक स्ट्रेट थिक कॉपर स्ट्रिप उनके बीच में रखते हैं जिससे दो गैप बन जाएं, उसमें एक में अननोन रेजिस्टेंस और एक में नोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अननोन आर मान लो और नोन एस मान लो। एक बैटरी को पॉइंट ए और बी पे लगाते हैं जो करंट फ्लो करा सके सर्किट में, ड्राइव या फ्लो की बात हुई, करा सके। एक गैल्वेनोमीटर को पॉइंट सी से लगाते हैं, उसके अदर एंड को जॉकी से लगाते हैं जो वायर पे स्लाइड कर सकता है। डन। एक मीटर स्केल एक मीटर स्केल को वायर के पास रखते हैं जिससे रीडिंग ले सके। तो बेटा कंप्लीट हो गई बेटा ये बात, है ना। ऐसे ऐसे बेटा बनाएंगे, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। तो ये आपने बोर्ड बनाया, ये वायर बनाया, ये एल शेप, फिर यहां पे स्ट्रिप बनाई, फिर ये थिक बनाई बेटा, ठीक है। फिर आपने एक बैटरी यहां लगा दी, बना दी, फिर एक गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया, फिर एक मीटर स्केल बेटा यहां बना दिया। क्लियर बात। यही लिखने जा रहे हैं हम लोग हैं। आओ देखो कैसे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बोर्ड ऑन विच अ 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ नाइक्रोम और मैग्नेटिन इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ये बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बोर्ड ऑन विच अ 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ nichrome or magnetin is connected between points A and B. Done. Two thick L-shaped copper strips are connected to points A and B. बताया था मैंने आपको, आगे देखो चल के। A and B. A thick straight copper strip is placed between them, उन दोनों के बीच में, L वाले बेटा जो L shape की है उनके बीच में, so as to create two gaps in which one known resistance and another unknown resistance can be placed. A battery is connected across points A and B so as to drive, मतलब flow, current through circuit. A galvanometer is connected to point C whose other end is connected to jockey which can slide on wire. Last line, a meter scale is placed beside wire to take reading. तो बेटा जैसे जैसे मैंने आपको बोला था वैसे वैसे बेटा ही मैंने उसको आपको समझाया, बनाया, समझाया हिंदी में, इंग्लिश में सर फिर से इसे लिख के बोल दिया आपके लिए। यही बेटा एग्जैक्टली लिख के आना है। फुल मार्क्स है ये 5 मार्क्स, यही लिख के बेटा आना आपको। बात समझ आएगी बेटा। अब इसकी थ्योरी की बात देखते हैं। थ्योरी क्या है देखो सर, हमने पढ़ा था अभी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा कितने बेटा रेजिस्टेंस थे? 4। एक बार चल के देख लेते हैं बेटा फर्स्ट पेज पे, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। बेटा यहां 4 बेटा रेजिस्टेंस थे, पी क्यू आर एस। पी क्यू बैटरी के पॉजिटिव से थे, आर एस बैटरी के निगेटिव से थे, और जहां दोनों बड़े आर पी से था, एस बेटा क्यू से था, वहां एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था बेटा। तो ये बेटा हमारे पास ओवरऑल व्यू है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये दो बैटरी के पॉजिटिव से, फिर ये दो बैटरी के निगेटिव से, और फिर ये हमारे पास, ये बेटा हमारे पास में गैल्वेनोमीटर बीच में कहीं। नाउ जैसे बेटा हमने यहां देखिए कहा ये पॉइंट जो है ये बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, तो इससे बेटा एक रेजिस्टेंस बेटा आर लगा है। अब दूसरा बेटा रेजिस्टेंस कहां है वो देखो बेटा, देखो ये जो जॉकी बेटा है, अगर जॉकी को बेटा हमने इस पॉइंट पे रखा तो मान लो ये पॉइंट डी है बेटा, इसके लेफ्ट में एक लेंथ है एल, ये पूरी लेंथ है बेटा 1 मीटर। अगर हम बेटा इसे सेंटीमीटर में लिखें एल को, तो ये 100 सेंटीमीटर है और ये एल सेंटीमीटर है, तो बेटा बताओ कितना बचेगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर्स। डन। मीटर में लेंगे अगर एल तो ये आ जाएगा 1 माइनस एल मीटर्स, लेकिन सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि बुक्स में एग्जाम में बेटा सेंटीमीटर में लेते हैं इसलिए मैं उसमें लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर लॉन्ग मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ये एल सेंटीमीटर है तो बेटा कितना बचेगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर में। आगे देखना बेटा, ये जो वायर है दिस विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस।
वायर बेटा बोलो बेटा क्या है, इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस बेटा। ये पोटेंशियोमीटर आ रहा है, मुझे अगले क्लास से पढ़ाना है इसलिए शायद अभी से आने लगा है। ये जो बेटा मीटर ब्रिज का वायर है बेटा, तो इस मीटर ब्रिज के जो बेटा वायर है इसको एक रेजिस्टेंस मान लेंगे हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट डी है ये बेटा ए से लेकर डी तक एक रेजिस्टेंस बना, मान लो पी बना बेटा, और डी से लेकर बी तक ये डी पॉइंट बेटा है, इससे लेकर बेटा बी तक रेजिस्टेंस बेटा बना क्यू हमारे पास। डन, ये बेटा P बन गया बेटा, ये बेटा Q बन गया। तो देखो अब देखो ए जो पॉइंट है जो बैटरी के पॉजिटिव से है उससे दो रेजिस्टेंस लगे बेटा, एक लगा बेटा R और एक बेटा लगा ये बेटा P लगा हुआ है। और जो बेटा B पॉइंट है जो बैटरी के नेगेटिव से है ऑफ कोर्स उस पर बेटा दो रेजिस्टेंस है, एक बेटा S है और एक बेटा ये वाला बेटा Q मान लीजिए है, ठीक है, ये S बेटा मान लीजिए, ये बेटा Q बेटा मान लीजिए। ये जो लेंथ है ये वाली D से लेकर B तक ये रेजिस्टेंस Q की है, और बेटा A से लेकर D तक बेटा रेजिस्टेंस जो है बेटा वो P है। हम जानते हैं ना रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए बेटा, आप याद करो बेटा। तो रेजिस्टेंस बेटा रो एल बाई ए होता है हमारे पास में, तो एक जो लेंथ है वायर की वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी रो एल बाई ए, और ऐसे बेटा ये भी क्रिएट करेगी। ये आर मतलब ये वाला आर नहीं है बेटा, आर मतलब रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस बेटा रो एल बाई ए यहां पर। क्या इतना समझ में आया बेटा? अच्छा, जैसे पीछे देखेंगे हमने किसको पी किसको बेटा क्यू किसको आर एस माना बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे पी किसे क्यू किसे आर किसे एस माने, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिसको पी क्यू आर एस मान लो बेटा, बस आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए बेटा, है ना, किसको कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डन, आगे सुनो बेटा। यहां देखो बेटा, ये जो अब हम बेटा बात करें आगे थ्योरी की बेटा, इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा, वर्किंग की बात कर रहे हैं। ये जो जॉकी है इसको हम स्लाइड कराते हैं, इस जॉकी को बेटा तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक यहां नल पॉइंट ना मिल जाए। कहां? गैल्वेनोमीटर में बेटा। नल समझते हैं, नल मतलब NULL, नल, पानी वाला नहीं बेटा नल, है ना, नल NULL, नल। नल मतलब क्या होता है? जीरो। तो नल पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट। नल पॉइंट हम खोजते हैं मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो करना होता है बेटा। जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे हमें नल पॉइंट मिल गया। तो इस जॉकी को तब तक स्लाइड करते हैं, इस पे तब तक मूव कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ना मिल जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो ना हो जाए। और उस टाइम पे मानते हैं कि ये जो लेंथ है ए से लेकर डी तक, डी हमारा नल पॉइंट हुआ, नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया। उस टाइम पे बेटा ये जो लेंथ है ए से लेकर डी तक इसे कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बेटा बोलते हैं बताओ बेटा? बैलेंसिंग लेंथ बेटा इसे बोलते हैं। और इस बैलेंसिंग लेंथ का एल का रेजिस्टेंस बेटा कितना है मान लो P, और जो बची वो कितनी बची बेटा यहां डी से बी तक 100 माइनस एल, उसका रेजिस्टेंस मान लो बेटा कितना है Q। ये अननोन बेटा मान लो कितना बेटा है R, ये नोन मान लो बेटा कितना बेटा S। तो यहां ये नोन रेजिस्टेंस एक ही ले लिया हमने और ये अननोन एक है हमारे पास, इसे फाइंड करना है। ये अननोन R इसे फाइंड करना है, ये नोन S बेटा है, और बाकी जो दो रेजिस्टेंस है वो वायर की रेजिस्टेंस के बेटा थ्रू आ गए और रो एल बाई ए से बेटा। अब अगर ये बैलेंस हो गया, क्यों? क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं है बेटा, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं, तो हम कहेंगे जो हमारा मीटर ब्रिज बना, व्हीटस्टोन ब्रिज बना, वो हमारा बैलेंस है। तो बैलेंस में बेटा क्या बोलते हैं? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू बेटा R बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। हाँ देखो ऐसे बेटा बोल सकते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर लें, इसको नीचे ले आए इसको बेटा ऊपर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा S अपॉन क्यू, S ऊपर लाए Q यहीं रखा, R अपॉन ये बेटा P नीचे लाए तो R बाई P, S बाई क्यू, S बाई क्यू R बाई P, ऐसे बोल सकते हो। चाहे R बाई P इक्वल टू S बाई क्यू बोलो या P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस बोलो, एक ही बात है बेटा। डन। तो जब भी यहां से करंट जीरो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तो R बाई एस इक्वल टू P बाई क्यू कह लो या R बाई P इक्वल टू S बाई क्यू कह लो, जैसे मर्जी बेटा कह लो। डन। मैं इसको बेटा रब करके आगे अगले पेज चलता हूं। ये हमने सारा पढ़ लिया बेटा, देख लिया, आगे आइए बेटा।
ये वही बेटा हमने जो बोला था, समझाया था बेटा, वही लिखा है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। है द जॉकी इज टैप्ड। टैप का मतलब समझते बेटा, देखो ये वायर बेटा है, ये मेरी फिंगर जॉकी है, तो इसको ऐसे हम स्लाइड करेंगे, है ना। लेकिन क्या करते हैं, स्लाइड की बजाय इसको ऐसे ऐसे करने बजाय इसको उठा उठा के रखते हैं, इसे टैपिंग कहते हैं। टैपिंग क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैंने बेटा बात के लिए छोड़ी हैं, एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, ठीक है। तो स्लाइड करने बजाय इसको बेटा ऐसे 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 रखते हैं, उठा उठा के रखते हैं बेटा, ऐसे ऐसे रगड़ते नहीं है, स्लाइड नहीं करते, ऐसे उठा उठा करते हैं, इसे टैपिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हम टैपिंग करते हैं बेटा, क्यों बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट मतलब कुछ देर में, द जॉकी इज टैप्ड। आप स्लाइडेड वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है टैप लिखें। ऑन वायर टिल वी गेट नल पॉइंट, मीनिंग दैट करंट थ्रू गैल्वेमीटर इज जीरो। मैंने बताया था आपको कि जॉकी तब तक स्लाइड करते हैं, ये जब तक टैप करते हैं ऐसे ऐसे रख उठा उठा के रखना, जब तक स्लाइड करते हैं, टैप करते हैं, जब तक कि हमें नल पॉइंट ना मिल जाए। और नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेमीटर में कोई करंट नहीं है। अच्छा, लेट एट दिस पॉइंट बैलेंसिंग लेंथ आर एल एंड 100 -L। लेफ्ट साइड में क्या है, एल है, राइट साइड में कितनी थी, 100 -L बेटा थी, हमने बताया आपको, एक बार फिर से देख लेंगे डायग्राम। एंड रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू देम आर पी एंड क्यू। ये बातें भी बेटा हमने सारी कर ली, वही बात जो मैंने समझाई पीछे आपको बेटा दोबारा आके लिख दी, जिससे आप आगे एग्जाम में लिख सकें। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, हमने देखा कि बैलेंस हो जाएगा बेटा। चलते हैं आगे बेटा, आइए देखते हैं क्या होता है बेटा। P बाई क्यू कितना होता है बेटा, R बाई S। अब P और Q तो वायर के रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है, S हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, R अननोन है जो निकालना है, तो क्रॉस कर दो। R कितना हो जाएगा, P बाई क्यू इंटू एस, P बाई क्यू इंटू एस बेटा। अच्छा, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट में होता है। कैसे, R है रो एल बाई ए, वायर के लिए R कितना होता है, रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ए एरिया कांस्टेंट, तो R क्या हुआ, लेंथ के डायरेक्ट में। नाउ P जो है वो किस लेंथ का है रेजिस्टेंस, L लेंथ का। S और Q बेटा किसका बेटा बोलो है, 100 -L का। तो P की जगह इस कॉन्सेप्ट से हम L लिख देंगे, और Q की जगह इसी कॉन्सेप्ट से बेटा हम 100 -L लिख देंगे। तो बेटा हमारा R कितना हुआ, L अपॉन 100 -L इंटू S हो गया बेटा। तो पिछले पेज एक बार जाते बेटा हम लोग हैं, यहां बेटा आप देखें, यहां देखिए बेटा आप यहां मैं यही समझाता रहा हूं बेटा एक बार। ये क्या लिखोगे आप, R बाई S इक्वल टू P बाई क्यू, P बाई क्यू। नाउ ये P की लेंथ बेटा कितनी है, L, तो P के लिए L लिख दो आप, अपॉन Q की लेंथ बता कितनी बोलो है, 100 -L, तो 100 -L लिख दिया आपने। तो ध्यान दे बेटा, R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q है बेटा। ये रेजिस्टेंस R, ये S, इस लेंथ का रेजिस्टेंस P, इसका बेटा Q। तो बैलेंस कंडीशन क्या बोलती है, R बाई S इक्वल टू P बाई Q। P की लेंथ कितनी, L, तो P के लिए L लिख दी। S के लिए बेटा कितनी, सॉरी Q के लिए बेटा कितनी, 100 -L, तो 100 -L लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगले स्टेप में आंसर। तो ये बोर्ड वाली चीजें जो कि बहुत लंबा करके लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज तो बहुत छोटा सा बेटा है, ये बहुत आसान सा है बेटा, है ना, बिल्कुल छोटा सा बेटा है, इसमें कोई भी दम नहीं बेटा है। सो हमने पूरी बात समझ ली। अब देखो ये R है बेटा, यहां लेंथ कितनी है, L, तो हम कहेंगे R की बैलेंसिंग लेंथ L है, R की बैलेंसिंग लेंथ L है, ध्यान रखना बेटा इस बात को। R के लिए यहां लेंथ बेटा कितनी बोलो, L है, तो R के बैलेंसिंग लेंथ L है बेटा। R के लिए बैलेंसिंग लेंथ L है, 100 -L नहीं है, वो तो किसके लिए बेटा बोलो, S के लिए है बेटा। तो R के लिए L है, इसलिए R के सामने L है सोचो, और S के सामने कितना है, 100 -L। अब ऐसे भी सोच सकते हैं आगे फ्यूचर में, ध्यान रखना कि R बाई S इक्वल टू P अपॉन Q था, उससे कंडीशन निकली L अपॉन 100 -L। तो सोचो R L से बैलेंस्ड है और S 100 -L से बैलेंस्ड है, तो R की बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L है बेटा, और S के लिए कितनी होगी, 100 -L होगी। वैसे R के लिए ही बोलेंगे, दोनों के लिए नहीं बोलते हैं। R जो अननोन उसके लिए बोलते हैं। अगर उसने बोला बैलेंसिंग लेंथ L है तो ऑफ कोर्स वो R के लिए होगी। इस बात को हम क्वेश्चन में समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। फिलहाल मैं इसे रब करता हूं और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लेते हैं जो क्वेश्चन आए बेटा, और फिर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की बेटा, टॉपिक को फिनिश बेटा करेंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 बेटा कई सारे थ्योरेटिकल बेटा इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो बेटा 1 बाय 1 सारे बेटा क्लियर करते हैं।
ना बेटा पहला 5-6 बेटा क्वेश्चन इसमें आते हैं थ्योरेटिकल बेटा, जो मैं सारे 1 बाय 1 बेटा आपको कराता हूं। इसके बाद कोई क्वेश्चन बेटा बचेगा नहीं आपको 100% बेटा। आज से क्लास कर लेंगे तो मीटर ब्रिज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा सर, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे बेटा थ्योरेटिकल बेटा हो, किसी भी तरह का बेटा कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपसे। नाउ यहां देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो हमने मीटर ब्रिज में बेटा वायर यूज किया वो नाइक्रोम का क्यों लिया हमने, या वो मैग्नीन का बेटा क्यों लिया हमने। पहला क्वेश्चन बेटा, हमने जो वायर लिया वो नाइक्रोम का या मैग्नीन का बेटा क्यों लिया। तो अगर आप याद करें तो बेटा जो करंट का बेटा सेकंड क्लास था उसमें हमने हमें रेजिस्टेंस की बेटा बात की थी, और हमने वहां टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया था आपको, और कहा था कि जो अलॉयज होते हैं लाइक नाइक्रोम और मैग्नीन बेटा, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है। उससे क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो नाइक्रोम लेने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहां सारा खेल तो बेटा रेजिस्टेंस का है। कंडीशन क्या बेटा हमारे पास है, R/S = P/Q, 100 L/100 बेटा, कंडीशन ये है। तो अगर टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदल गया तो क्या होगा, ये कंडीशन तो बदल जाएगी ना बेटा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा बेटा जो है। इसलिए हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। जो बेटा बताओ कौन है, नाइक्रोम या मैग्नीन बेटा है। आइए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ नाइक्रोम और मैग्नीन बिकॉज इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0 एंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो सारा खेल खराब हो जाएगा बेटा, है? जो लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट भूल गए हैं तो मैं थोड़ा याद दिला दूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, अगर याद करें तो ये जो अल्फा है इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो R हो जाएगा R0 के बराबर, मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कब? जब अल्फा 0 होगा। ये सारी बातें डिटेल में बेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड क्लास में बेटा की थी, आप जाके एक बार चेक करें, वहां से आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि आपको याद होगा कि मैं चलो वहीं चल के बताता हूं आपको। ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये वाली बेटा, ये बेटा कॉपर जो बेटा स्ट्रिप्स हैं ये थिक लेते हैं। तो इन कॉपर स्ट्रिप्स को हम थिक क्यों लेते हैं, क्या रीजन है बताओ। सेकंड क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल, कि कॉपर स्ट्रिप को हम थिक क्यों लेते हैं, क्या वजह। पतली पतली लगा दो, मोटी लगाने की क्या जरूरत है भाई, हैं? पतला लगा दो। आओ देखो, अभी बेटा फॉर्मूला लिखा था R = ρL/A, याद है बेटा आपको, रेजिस्टेंस बराबर ρL/A। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा है बेटा कौन सा, R/S = P/Q। R अननोन रेजिस्टेंस यहां पर, ये इस जगह पर, S यहां पर बेटा अननोन हमारा सॉरी नोन वाला, P इस लेंथ का है और Q इस लेंथ का है। क्या इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस यहां काउंट हो रहे हैं? नहीं। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए, और हुआ तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एरर्स आ जाएंगे बेटा, है ना। हम जब कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला हमारा है उसमें ये R यहां लगा है गैप में, S यहां लगा है गैप में, P इस वायर का रेजिस्टेंस है, Q इस वायर का रेजिस्टेंस है, तो अगर इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस हुआ और आ रहा नहीं यहां पे है तो इसका मतलब एरर्स आ जाएंगे। हम कह रहे हैं नहीं और हम ले रहे हैं। नाउ ये कॉपर स्ट्रिप्स जो बेटा हमारे पास हैं ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। क्या इनके रेजिस्टेंस को हम यहां काउंट कर रहे हैं? नहीं काउंट कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस दे रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये एरर प्रोड्यूस करेंगी। नाउ अब हम क्या चाहते हैं, एरर्स को खत्म करना चाहेंगे, तो हम कॉपर स्ट्रिप हटाना चाहेंगे। अगर कॉपर स्ट्रिप हटा देंगे तो फिर हम बनाएंगे कैसे, सर्किट कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ये नेसेसरी है, कंपल्सरी है, तो एरर तो आएगा ही, लेकिन हम एरर को घटा सकते हैं। समझिए बात को, अगर हमने कॉपर स्ट्रिप हटा दी तो फिर लगाएंगे कहां, RS लगाएंगे कहां, मतलब कॉपर स्ट्रिप लगाना कंपल्सरी है तो एरर भी आना कंपल्सरी है।
तो एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसा करो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो मिनिमम से मिनिमम होगा तो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स में है। तो कॉपर स्ट्रिप ऐसी लो मोटी ताजी खूब जिससे उसका एरिया क्या करे बेटा, बढ़ जाए, और एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाए, रेजिस्टेंस घट जाए तो उसका मतलब वो इस इक्वेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? तो मतलब बेटा है, रीजन बेटा है रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी बेटा, तो रेजिस्टेंस बेटा मिनिमम से मिनिमम हो। यही बात हमने अगले पेज पे लिखी है बच्चा, चल के देख लेते हैं एक बार। Copper strips are taken thick so that their area is large and resistance is small, and hence errors due to extra resistance are minimized. क्लियर बेटा? मैं समझाई बात आपको, उसी बात को लिख दी, आप नोट कर लेंगे इसको बढ़िया से बेटा, जो है इस चीज को आप अच्छे से यहां पर बेटा नोट कर लेंगे अच्छे से बेटा। नाउ अब अगला बेटा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेटा। जो वायर था उस पर जॉकी को स्लाइड करते थे, लेकिन मैंने कहा स्लाइड नहीं करते हैं, क्या बेटा करते हैं? टैप करते हैं, मतलब उठा उठा के रखते हैं। जॉकी को स्लाइड नहीं करना चाहिए, उठा उठा के रखना चाहिए। क्यों आप बताओगे मुझे? क्योंकि अगर जॉकी को आपने स्लाइड किया तो वायर में वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर मतलब वायर घिस जाएगा बेटा। वायर घिस जाएगा तो कहीं मोटा हो जाएगा तो कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा कहीं पतला हो जाएगा, तो एरिया का इफेक्ट आएगा। आर हमारा बेटा जानते हैं कितना होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर वायर यूनिफॉर्म है, एरिया सब जगह सेम होगा, तो बोल सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन जब उससे तुम स्लाइड करोगे जॉकी को तो वायर कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। मोटा पतला होने से एरिया बदलेगा, एरिया बदलने से क्या बदल जाएगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो आप नहीं कह सकते कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि फिर एरिया भी डिपेंड करेगा बेटा, ये एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म वायर होगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको रगड़ रगड़ के घिस दिया है ना बेटा, रगड़ रगड़ के घिस दिया तो उसका एरिया बदल जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। इसलिए हम उस पर टैपिंग करते हैं, उठा उठा के रखते हैं, घिसते नहीं है, स्लाइड नहीं करते हैं। बोलो समझ में आई बात बेटा? पढ़ लेते हैं। द जॉकी इज टैप्ड एंड नॉट स्लाइडेड ऑन वायर बिकॉज स्लाइडिंग में लीड टू वियर एंड टियर ऑफ वायर एंड दस चेंजेस रेजिस्टेंस। बेटा ये वाला पॉइंट बेटा क्लियर हो गया? इसमें बेटा कई सारे क्वेश्चन बेटा 6 करीब बेटा थ्योरेटिकल बेटा क्वेश्चन आए हुए, सब आए हुए हैं, तो मैं सारे वन बाई वन सर आपको बता रहा हूं। अब अगला बेटा क्वेश्चन ये है, हमने मीटर में बैटरी लगाई थी, क्या बैटरी काम था? करंट फ्लो कराना। तो एक क्वेश्चन आता है करंट स्मॉल क्यों होना चाहिए? आप बताओ भाई, करंट स्मॉल क्यों होना चाहिए बेटा? करंट लार्ज क्यों नहीं होना चाहिए? मीटर ब्रिज में जो करंट है वो स्मॉल क्यों होना चाहिए, वो लार्ज क्यों नहीं होना चाहिए? बता पाएंगे आप? इसलिए बेटा कि अगर करंट लार्ज है तो क्या होगा? लार्ज करंट हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। वो आसपास के वायर्स हैं, बहुत सारे मेटल स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स हैं, हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, और हीटिंग प्रोड्यूस करेगा तो रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा, और रेजिस्टेंस चेंज कर देगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा, कंडीशन में सर खराब हो जाएगी फिर से सर। इसलिए हमेशा बैटरी ऐसी लो जिससे करंट स्मॉल हो। करंट स्मॉल होगा तो हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग नहीं होगी तो रेजिस्टेंस नहीं चेंज होंगे, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होंगे तो एरर्स नहीं आएंगे। तो एरर से बचाने की सर कहानी है। आइए पढ़ लेते हैं बेटा एक बार। The current should be taken small because large current may cause heating and thus changing resistance and reading. तो हीटिंग करेगा, हीटिंग रेजिस्टेंस को चेंज करेगा और वो रीडिंग को बेटा चेंज कर देगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा? यस।
ना देखो सर, अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, यहीं पे बेटा, जैसे हम लोग क्या करते बेटा हैं कि ये जो हम हैं, ये जॉकी, इसको बेटा हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड नहीं मतलब टैप करते हैं, उठा उठा के बेटा रखते हैं। जब उठा उठा के रखते हैं तो नल पॉइंट खोजते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर बेटा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर उसको ऑफकोर्स आंसर भी दूंगा। तो इस जब हम जॉकी को स्लाइड करते हैं, इसलिए स्लाइड करते हैं, मैं स्लाइड बोलूंगा, टैप नहीं बोलूंगा, आप जानते टैपिंग होगा, लेकिन स्लाइड बोल रहा हूं। इस जॉकी को स्लाइड करते हैं तो इस गैलेंडर में करंट फ्लो करता है, और हम उसको ऐसी जगह लेके जाते हैं जॉकी को जहां करंट फ्लो ना करे, तो हम कहेंगे नल पॉइंट क्या हुआ, मिल गया। अब ध्यान दो बेटा, अगर हमने जॉकी को स्लाइड किया और जॉकी को हल्का सा स्लाइड किया और इसमें डिफ्लेक्शन, गैलेंडर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आ गया, तो हम कहेंगे ये मीटर बेस सेंसिटिव है। फिर से सुनो बात को, अगर हमने जॉकी को स्लाइड किया तो यहां पे गैलेंडर में निडल होती है, हम गैलेंडर बेटा आपको पढ़ाएंगे, वैसे आपको हल्का सा आइडिया होगा कि इसमें निडल होती है करंट को मेजर करने के लिए, हम आपको बेटा आगे जाके पढ़ाएंगे। तो निडल सर घूमेगी, अगर मान लो थोड़ा सा स्लाइड किया हमने, इस जॉकी को हल्का सा स्लाइड किया और निडल ज्यादा घूम गई, तो हम बोलेंगे हमारा मीटर ब्रिज या गैलेंडर सेंसिटिव है। कि मेरी बात समझ आई बेटा? अगर हमने इसको इधर उधर घुमाया और गैलेंडर में निडल में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, पता नहीं चला, तो हम कहेंगे वो कम सेंसिटिव है। आप क्या चाहोगे, आपका मीटर बेस सेंसिटिव हो या इनसेंसिटिव हो, मतलब सेंसिटिव ना हो, क्या चाहोगे बताओ? आप क्या चाहोगे, आपका इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हो या सेंसिटिव ना हो? जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक मेडिकल साइंसेस से और एक इंजीनियरिंग वाला साइंसेस से। जैसे एक डॉक्टर को वो कानों में क्या लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको बताओ तो? स्टेट लगाया और यहां रख के भाई वो हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेट है जो हार्ट बीट को बहुत मैग्नीफाई कर दे रहा है, तो हम कहेंगे वो सेंसिटिव है। और एक है कि जो हार्ट बीट को सुनाई नहीं रहा है, तो हम कहेंगे इनसेंसिटिव है। कैसा चाहोगे बताओ, सेंसिटिव चाहोगे इनसेंसिटिव चाहोगे? ऑफ कोर्स आप चाहेंगे मुझे हार्ट बीट अच्छे सुनाई पड़े, तो आप सेंसिटिव चाहेंगे। डन। अच्छा, ऐसे एक और होता है सीज्मोग्राफ बनाते जब अर्थक्वेक आता है बेटा, है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अब हल्का सा अर्थक्वेक आए, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ज्यादा डिविएशंस हो, वो अर्थक्वेक को अच्छे से दिखा दे, तो हम कहेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव है। जो अर्थक्वेक को अच्छे से ना दिखा पाए, हम कहेंगे वो इनसेंसिटिव है। तो आप कौन सा चाहोगे इंस्ट्रूमेंट, जो छोटे छोटे अर्थक्वेक को अच्छे से दिखा दे, या जो बड़े बड़े अर्थक्वेक आ जाए लेकिन इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह से हिले ही नहीं? ऑफ कोर्स आप चाहोगे सेंसिटिव हो, जो छोटे छोटे अर्थक्वेक को दिखा दे, जिससे आप बढ़िया से वैल्यू को मेजर कर पाओ बेटा। तो ऐसे हमारा मीटर ब्रिज भी, कि जब इसको आप स्लाइड करें तो इसमें डिफ्लेक्शन लार्ज होना चाहिए, मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। डन। ये बात समझ आई बेटा? सेंसिटिव वाली बात समझ में आई बेटा, कि हम जब जॉकी को स्लाइड करें तो गैलेंडर में डिफ्लेक्शन होना चाहिए अच्छा सा, इससे हम कहेंगे सेंसिटिव है। इतनी बात समझ आई बेटा? सेंसिटिव वाली बात समझा दी मैंने आपको। अब सुनो अगला क्वेश्चन, कि ये सेंसिटिव सबसे ज्यादा कब होता है, जब जॉकी मिडिल ऑफ वायर में होता है या जब साइड में होता है बेटा? आंसर है मिडिल ऑफ वायर के जब आसपास होता है। जब जॉकी मिडिल ऑफ वायर के आसपास होता है तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है सर है, गैलेंडर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। रीजन क्या है? एंड रेजिस्टेंसेस, एंड रेजिस्टेंसेस। एंड मतलब आखिरी, किनारा, किनारे के रेजिस्टेंसेस। अब ये क्या बला है, आओ समझते हैं भाई इसको। देखो ये 1 मीटर बेटा लॉन्ग वायर है हमारे पास। सोचो बोर्ड हमारे पास बेटा, ये हाथ बेटा बोर्ड है, इस बोर्ड पे 2 नेल लगा दिए हमने, 1 मीटर की दूरी पे 2 कील, कील मतलब नेल लगा दिए हमने। अगर हम इसमें 1 मीटर के वायर को बांधना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं वायर को हमें 1 मीटर से फालतू लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिससे तो 2 नेल लगे हैं, बांधने के लिए एक्स्ट्रा वायर बेटा हो। कि मेरी बात समझो बेटा? अगर 1 मीटर की दूरी पे 2 नेल लगे हैं और उसमें 1 मीटर के वायर को बांधना है, तो वायर को 1 मीटर से फालतू लेना पड़ेगा। हमें यहां पे वायर को घुमा के नेल में, कील में बांधना पड़ेगा दोनों साइड।
तो वायर का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा, उसे क्या बोलेंगे, एंड रेजिस्टेंस। प्लस साथ साथ ये जो यहां पे कॉपर स्ट्रिप लगी हैं, ये भी तो रेजिस्टेंस देंगी, थोड़ा ही से देंगी तो ये भी किनारे पे ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे। तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है किनारों पे, इसे हम कहते हैं एंड रेजिस्टेंसेस। बेटा बोलो बेटा, क्या बेटा बोलते हैं, एंड रेजिस्टेंस। तो इन एंड रेजिस्टेंस की वजह से अगर जॉकी यहां लाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी घट जाती है बेटा, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा। तो ये हमारा जॉकी अगर मिडिल पे है तो एंड रेजिस्टेंस का इस पे इफेक्ट सबसे कम होगा, सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बेटा मीटर ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव होता है, जॉकी जब मिडिल में हो या साइड में हो। तो क्या बोलोगे, जब मिडिल में हो। किसकी वजह से, इन किनारे के आखिरी जहां के किनारों के रेजिस्टेंस की वजह से बेटा। ये बात कुछ हजम हुई बेटा आपको? मैं इसको रब कर दूं, अब सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। हम बेटा फिर वही चल रहे हैं अपने पेज पे, पढ़ लेते हैं बेटा। है ना, नेक्स्ट पेज होगा। मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, पढ़ते बेटा जो पॉइंट बताया, मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन नल पॉइंट इज नियर मिडिल ऑफ वायर ड्यू टू एंड रेजिस्टेंसेस। डन सर। तो मीटर ब्रिज तब सेंसिटिव होगा जब हमारा बेटा नल पॉइंट कहां पर होगा, मिडिल में। किसकी वजह से, एंड रेजिस्टेंस की वजह से बेटा। कहानी बेटा समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। इस कहानी को बेटा अच्छे से लिख लें आप, बढ़िया से लिख लें। अब एक आखिरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चलो वो फिर से बेटा चल के देखा जाएगा पीछे। ये जैसे बेटा हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आ गए, बेसिक पे बेटा आ गए। हमने बैटरी को बेटा कहां लगा रखा है, ए और सी पे, और ग्लेमोमीटर बेटा कहां लगा रखा है, बी और डी पे। बेसिक प्रिंसिपल आ गए। अब इसी चल के मीटर ब्रिज पे देखते हैं। ये वही बेटा हमने कहा, बैटरी को बेटा लगा रखा है बेटा हमने यहां कहां, बोलो बेटा, ए और बी पे, और ग्लेमोमीटर बेटा कहां लगा रखा है, सी और डी पे। कंडीशन सर वैसे ही बन रही है जैसे वहां थी बेटा, वैसे ही वहां बन रही है। वो अलग बात है, ए और बी वहां ए और सी बोल दिया हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैटरी यहां ए और बी पे है, ग्लेमोमीटर बोलो बेटा कहां पे है, सी और डी पे है। इसी तरह से वहां भी था कि दो रेजिस्टेंस पॉजिटिव से, दो बेटा निगेटिव से, और बीच में न्यूट्रल लगाए। अगर हम लोग क्या करें कि बैटरी को ए बी की बजाय सी डी पे लगा दें, और ग्लेमोमीटर को सी डी की बजाय ए डी पे लगा दें, तो क्या व्हीटस्टोन की जो कंडीशन है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कि क्वेश्चन समझ आया बेटा कि बैटरी को ए बी की बजाय सी डी पे लगा दें, बैटरी यहां बजाय यहां लगा दो और ये यहां लगा दो, और ग्लेमोमीटर को बेटा यहां की बजाय यहां लगा दो, तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में कोई फर्क पड़ेगा? नेवर। बैटरी और ग्लेमोमीटर के इंटरचेंज करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये कंडीशन जो है वो वही रहती बेटा है ना, वो वही बेटा कंडीशन रहती है। क्योंकि अगर हम इसको वहीं जाके समझें बेटर वे में, यहां समझे बेटा कि अगर बेटा हमने क्या किया, इसको यहां की बजाय यहां लगा दिया, और इसको बेटा यहां की बजाय यहां लगा दिया, तो सेम कंडीशन हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ड्राइव किया था सेम बेटा वैसे हम ड्राइव कर सकते हैं कि P बाई क्यू जो है वो R बाई एस के बराबर आएगा। जैसे हम जानते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाओ तो P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस हो जाएगा। तो चाहे तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस बोलो, या P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस बोलो। इसलिए बेटा ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैटरी और इसको इंटरचेंज कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ये आखिरी बेटा क्वेश्चन हो गया हमारा। If the position of battery and galvanometer
इज इंटरचेंज देन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विल रिमेन सेम बेटा, ये सेम रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसी के साथ बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा फिनिश अप हो गए, हमने सॉल्व बेटा कर लिए सारे बेटा। ये ऑलमोस्ट बेटा 5-6 बेटा क्वेश्चन आते हैं, हमने सारे बेटा कर दिए, इसके बाद नहीं आएंगे सर, है ना, इसके बाद नहीं आएंगे, सब बेटा इसके अंदर ही होगा। अब इस पे बेटा 2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं और वो सारे न्यूमेरिकल बेटा कवर अप कर ले, जितने आज तक न्यूमेरिकल बेटा किसी भी एग्जाम में आए, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दो आप, बोर्ड दो, नीट दो, जेई दो, सब जगह बेटा सिर्फ 2 क्वेश्चन से काम चल जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, जब तक मैं पानी पी लेता हूं फिर आपसे बात करता हूं। आइए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ रेजिस्टेंस R इज बैलेंस्ड अगेंस्ट S इक्वल टू 10 ohm इन अ मीटर ब्रिज एट 51 सेंटीमीटर। इफ एंड रेजिस्टेंसेस आर 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, फाइंड R। क्या बेटा करा है, एक रेजिस्टेंस R है, अननोन है, एक नोन रेजिस्टेंस S के अगेंस्ट बैलेंस्ड है। कितनी मीटर लेंथ पे है बताओ, 51 सेंटीमीटर जो है बैलेंसिंग लेंथ है। एंड रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो बताओ आर कितना होगा बेटा। क्वेश्चन में भी आपको कम समझ में आया हो, बेटा डायग्राम से समझते बेटा। देखो इसको बेटा शॉर्ट में हम बनाएंगे, ये बेटा है मीटर ब्रिज का वायर ए बी, और ए बी में से बैटरी अटैच कर दी हमने, सोचिए डन। अच्छा, अब ए से बेटा लगेगा आर और बी से बेटा लगेगा एस, और ये बेटा पॉइंट होगा सी और ये बेटा पॉइंट होगा डी, जिसको हम नल पॉइंट कहेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो आर जो अननोन है उसको हमेशा लेफ्ट मानना है, आर को बेटा हमेशा लेफ्ट मानना है अगर कुछ नहीं कहा बेटा है, और नोन वाले को राइट मानना बेटा है। 99% क्वेश्चन बेटा मैंने ऐसे ही देखे बेटा है, ठीक है। तो ये एक अनरिटन कहते हैं ना कोड होता है, बस वही समझ लो आप इसको। तो आप बेटा आर को लेफ्ट मानेंगे और एस को बेटा राइट मानेंगे। अब एक बात और देखो बेटा, जैसे रेजिस्टेंस आर इज बैलेंस्ड अगेंस्ट एस इक्वल टू 10 इन अ मीटर ब्रिज एट 51 सेंटीमीटर, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ बेटा है वो हमेशा आर की दे रखी होगी। उसने कहा आर इज बैलेंस्ड कितने पे, 51 सेंटीमीटर पे। उसने कहा आर इज बैलेंस्ड एट 51 सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरी बात पे सर, किसके अगेंस्ट बैलेंस है, एस के अगेंस्ट, लेकिन बैलेंस कौन है, आर, कितने पे, 51 सेंटीमीटर। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ बेटा होगी वो आर की होगी, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो आर की बैलेंसिंग लेंथ उसके सामने बनाई जाएगी, ध्यान रखना। अगर आपने आर को लेफ्ट लिया, जो कि आप लेंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट ली जाएगी। अगर बाय चांस आपने आर को राइट ले लिया, ले सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। अगर आपने राइट ले लिया तो ये बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट नहीं राइट लेंगे फिर आप, ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना बेटा कि अगर आपने आर को लेफ्ट लिया तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ को लेफ्ट लोगे, अगर आपने आर को राइट लिया तो बैलेंसिंग लेंथ को आप राइट में लोगे। ये बात कुछ समझ में आई बेटा, आप जिस तरफ लोगे उसी तरफ सर उसकी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। अब सर आप आगे सुनिएगा, हम लगा देंगे यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। हम कहेंगे इस वाली लेंथ का रेजिस्टेंस मान लो कितना है P, और इस वाली मान लो बेटा कितना है Q। तो कंडीशन क्या होगी, R बाई एस इक्वल टू P बाई Q। P की लेंथ बेटा कितनी है, ये 51 मतलब L माना, जैसे पहले बेटा कंडीशन लिखी थी, और ये बेटा वो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 माइनस L। आप याद करें, हमने जब मीटर ब्रिज लिया, जब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिया, तो हमने बेटा उसको ड्राइव किया बेटा, ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ड्राइव किया और ये बेटा हमने मीटर ब्रिज में ड्राइव किया, L अपॉन 100 माइनस L। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें बेसिकली। नाउ R हमें निकालना है, S बताओ बेटा कितना हमारे पास है, क्वेश्चन में 10 दे रखा है, 10 दे रखा है बेटा, ध्यान देना यहां पे। अच्छा, अब बेटा हम इसको यूज करेंगे L को। L जरा बताओ यहां कितना दे रखा है, 51। तो हमने L को 51 लिखना है,
लेकिन 2 क्यों किया हमने? क्योंकि उसने कह दिया कि एंड रेजिस्टेंसेस आर 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहां जो वायर है एक्स्ट्रा घुमाया गया है, कितना? 2 सेंटीमीटर, और यहां वायर को एक्स्ट्रा घुमाया गया बेटा, बोलो कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल लेंथ 51 नहीं ली जाएगी, 51 प्लस 2 ली जाएगी, इसमें एंड वाली लेंथ भी काउंट की जाएगी बेटा। ये बेसिक सी बात ध्यान रखना बेटा कि बैलेंसिंग लेंथ 51 है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि यहां एंड लेंथ भी आ गई, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम वो भी इसमें काउंट करेंगे, 51 प्लस 2 काउंट करेंगे। अच्छा, जो एस की बेटा लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ हम कहेंगे एस के लिए, वो तो मेंटली हो जाएगा भाई, ये 100 है, 51 निकालो 49 बचेगी, लेकिन हमने लिख के बता दिया 100 माइनस 51, 100 माइनस एल प्लस 1 क्यों? क्योंकि यहां पर इसको एक्स्ट्रा कितना बेटा लेंथ है? 1 सेंटीमीटर, वो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो प्लस 1 लेंगे आप। अब हो गया सॉल्व, 51 प्लस 2 53। अच्छा, 100 माइनस 51 49 प्लस 1 बेटा कितना? 50, और एस को यहां ले आओ बेटा, 10 को बेटा राइट ले आओ। तो सॉल्व कर लेंगे आप, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 53/5 बचेगा, तो आप निकाल लेना, 10.6 ओम बेटा आ जाएगा। डन। तो सर क्या हुआ बेटा? देखिए आप कि हमारे पास में आर के लिए लेंथ दे रखी थी, तो आर की वैल्यू आ गई सर, कितनी आई? 10.6 ओम। बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन। अगर ये एंड रेजिस्टेंस ना दिए होते हमको, तो हम यहां पे ये 2 और 1 को ऐड नहीं करते, फिर आंसर निकालते हम लोग। दिए हैं तो ऐड कर देंगे, नहीं दिए नहीं ऐड करेंगे, सो सिंपल। चले अब बात करते हैं बेटा, हम लोग हैं आज के लास्ट बेटा क्वेश्चन के, आखिरी बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं और टॉपिक को फिनिश बेटा करते हैं। इसी के साथ ऑलमोस्ट 100% बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने बेटा आज पढ़ा बेटा। इसमें कोई भी डाउट बेटा है, मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है कि पहले पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखो, और वीडियो बेटा देखने के बाद फिर क्या करो, दोबारा फिर से वीडियो देखो और सारे बेटा प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जितने मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूं सारे 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 खुद करो बेटा, ठीक है? फिर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करो और फिर सीधे कहां जाओ? अनसॉल्व पे जाओ। ना क्वेश्चन सुनो बेटा, 2 रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास हैं, आर और एस। आर की बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, 2 रेजिस्टेंस आर से हैं, आर की बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। हो गया पहला पार्ट। अब सुनो आगे। फिर हमने क्या किया, एस के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, एस के साथ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का पैरेलल में लगा दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर से चेंज हो गई। बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर से चेंज हो गई, तो बताओ आर और एस की वैल्यू कितनी होगी? पहले आर एस से बैलेंस था, क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं बेटा, पहले आर एस से बैलेंस था, बैलेंसिंग लेंथ 40 थी, फिर एस के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई, तो बताओ आर और एस की वैल्यू क्या होगी? एक बार क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, रेजिस्टेंस आर इज बैलेंस्ड अगेंस्ट एस इन मिडल ब्रिज एट 40 सेंटीमीटर। आर इज बैलेंस अगेंस्ट एस एट बेटा कितना बोलो? 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग लेंथ बेटा किसकी होगी? एस की होगी, आर की होगी? आर की। रेजिस्टेंस आर इज बैलेंस्ड अगेंस्ट एस इन मिडल ब्रिज एट 40 सेंटीमीटर, तो ये आर की बैलेंसिंग लेंथ होगी। ध्यान रखो बेटा, क्योंकि उसने कहा आर इज बैलेंस्ड, उसने कहा आर इज बैलेंस्ड, तो ये आर की बैलेंसिंग लेंथ होगी बेटा। बड़ा माइनर सा फर्क है, लेकिन फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा नहीं किया तो हमने। ध्यान रखना बेटा इस बात का। व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज भी हो सकता था, विद एस, ये 10 ओम का एस के साथ लगाया, बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय 10 सेंटीमीटर। उसने ये नहीं बताया कि बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रही है घट रही है, उसने क्या कहा? चेंजेस, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। यहां खुद दिमाग लगाना होगा बेटा, मैं बताऊंगा कैसे लगाओगे आप, ठीक है? चेंजेस बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड आर एंड एस। डन। आइए शुरू करते हैं। आर को हमने कहा लेफ्ट मानो, नो इश्यू, राइट भी मान सकते हो, लेकिन एक तरीका हमने सीख लिया कि हम उसे लेफ्ट मानते हैं।
राइट में एस हो गया, ये वायर हो गया सर। आर की बैलेंसिंग लेंथ बताओ बेटा कितनी है? 40। एस की बेटा कितनी बोलो है? 60। नाउ कंडीशन बेटा क्या है? आर बाई एस इक्वल टू पी बाई क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 मास एल। ये कंडीशन बेटा हमारे पास है। अब एक बात पे ध्यान लगाओ, अगर आर बड़ा है तो पी बड़ा होगा, आर बड़ा है तो पी बड़ा होगा, एस बड़ा है तो क्यू बड़ा होगा। भाई आर एस में से एक तो बड़ा ही होगा, या तो आर बड़ा होगा या एस बड़ा होगा। अगर आर बड़ा होगा तो उसके सामने वाला कौन बड़ा होगा? पी बड़ा होगा। और अगर एस बड़ा तो बड़ा कौन बड़ा होगा? क्यू होगा। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर आर बड़ा है, आर इज बिगर, आर बड़ा है तो पी बड़ा होगा, और पी बड़ा होगा तो एल बड़ा होगा। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा है, अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा है, ध्यान सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पॉइंट, इसके बिना समझ नहीं आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा है तो ये जो रेजिस्टेंस होगा यहां पे, ये पी बड़ा होगा, और पी बड़ा होगा तो ये लेंथ हमारी ज्यादा होगी। देन अगर एस बड़ा होगा तो ये रेजिस्टेंस जो क्यू है बेटा ये बड़ा होगा, ये रेजिस्टेंस क्यू बड़ा होगा, मतलब ये लेंथ बड़ी होगी। बोलो समझ गए? तो आर बड़ा है तो पी बड़ा होगा, तो ये लेंथ बड़ी होगी ये वाली। एस बड़ा है तो क्यू बड़ा होगा, तो ये लेंथ ये वाली बड़ी होगी। अब बताओ, अगर ये लेंथ 40 है तो ऑफ कोर्स ये 60 होगी। 100 माइनस 40, ये 40, ये पूरा 100, तो ये 60 बचेगा। अब बताओ कौन बड़ा होगा? यहां से क्या लग रहा है आपको? एस बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? ऑफ कोर्स एस बड़ा होगा, क्योंकि लेंथ यहां बेटा कितनी दे रखी बताओ? 60 दे रखी है। तो पता चल गया कि आर छोटा होगा, क्योंकि एस आर की लेंथ छोटी बेटा है। ये 40 है, ये 60 आएगा, तो आर छोटा होगा। इसका क्या फायदा है अभी समझ में आपको आएगा। नाउ इसको साइड लिया बेटा, तो आर कितना होगा? एल अपॉन 100 माइनस एल, ये वाला इंटू एस। पुट करो, एल बेटा कितना है हमारा? 40 पुट कर दिया। 100 माइनस एल को हम सीधे 60 लिख सकते हैं, लेकिन हमने फिर चलो लिख दिया 100 माइनस 40 इंटू एस। ये आएगा 40/60। सॉल्व करोगे बेटा आएगा 2/3s। 40/60 2/3 बेटा आ जाएगा, तो आ गया 2/3s। पहली कंडीशन को याद रखना बेटा, ये पहले कंडीशन होगी बेटा। ठीक, अब आगे चलो। देखो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में है ऐसा कि एस के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा पैरेलल में। ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, हमने जब एस के साथ लगा दिया बेटा पैरेलल में, तो आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, और अगर पैरेलल लगाते बेटा तो बताओ क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। नाउ सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है। डन। और अगर हम लगाते हैं पैरेलल में तो 1/R1 1/R2 से रेजिस्टेंस घटता है। या ऐसे देखो, आर सीरीज होता है NR। अगर N रेजिस्टेंस लगा दिए आर के सीरीज में, आर रेजिस्टेंस है, किसी एक रेजिस्टेंस आर है, N लगा दिए तो सीरीज में NR होता है, मैंने बता रखा आपको है। और पैरेलल लगाए तो R पैरेलल होता है R/N। N रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में, हर एक R का है, तो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस होता है R/N। तो NR मतलब N टाइम्स R मतलब बढ़ जाना, अगर हम सीरीज लगा रहे हैं। और पैरेलल में R/N मतलब N से घट जाना। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है और सीरीज में क्या करता है? बढ़ जाता है। तो बेटा यहां पर देखो क्या हुआ कि जब ये लगाया एस के साथ पैरेलल में, तो ये रेजिस्टेंस घट जाएगा। इन दोनों पॉइंट पे जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, हम बेटा इसको बोल देंगे, सपोज बेटा इसको बेटा बोल देंगे S डैश। ये नेट वैल्यू S से घट जाएगी क्योंकि हमने लगा दिया पैरेलल में, और जब ये घटेगा तो ये वाला घटेगा। मान लो ये P डैश हो गया, ये Q डैश हो गया, ये तो बेटा हमारा R ही रहा, तो ये भी घट जाएगा, तो ये लेंथ भी घट जाएगी। डन, ये घट जाएगी। अच्छा कितना चेंज हो रही बेटा? उसने कहा 10 सेंटीमीटर चेंज हो रही है, तो ये 10 से घट जाएगी, मतलब ये वाली 10 से बढ़ जाएगी इफेक्टिवली। जब ये घटा तो ये रेजिस्टेंस घटा, तो ये लेंथ घटी कितने से? 10 से। जब ये 10 से घटेगी तो ये वाली ऑफ कोर्स 10 से बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ही घटेगी उतना इसको बढ़ना है।
ये कितना था 40, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ये। ऑफ कोर्स ये 60 था, 10 से घटेगा तो ये 50 बचेगा। तो देखो बेटा क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ध्यान देना, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये नल पॉइंट राइट साइड जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये लेंथ बढ़ेगी मतलब राइट साइड जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा रेजिस्टेंस, तो ये लेंथ बढ़ेगी तो ये लेफ्ट जाएगा। ठीक, अगर ये रेजिस्टेंस घटेगा तो ये रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये लेंथ घटेगी तो ये नल पॉइंट लेफ्ट जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस घटेगा तो ये रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये लेंथ घटेगी तो ये राइट साइड जाएगा। क्या मेरी बात से समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब आगे सुनो, अब कंडीशन क्या लगाएंगे, आर इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 मास एल डैश इंटू एस डैश, जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा। तो आर इक्वल टू, आर तो सेम ही रहा, एल बेटा ये कितना है 50, ऑफ कोर्स ये 50 सीधे लिख दो इसको, या 100 माइनस 50 लिख दो, इनटू ये नेट रेजिस्टेंस एस डैश। एस डैश कैसे निकालोगे, इन दोनों का पैरेलल, कैसे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में तो हम जानते हैं नेट होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, उसका एलसीएम लेके उल्टा करो तो क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो 10s अपॉन 10 प्लस s। तो आप जानते हैं 50-50 कैंसिल हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा, s अपॉन 10s अपॉन 10 प्लस s बेटा हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा हमारे पास में। अच्छा, अब आप देखें पिछले पेज पे बेटा हमारे पास में R कितना था बताओ, 2/3s था, R था 2/3s, ध्यान रखना बेटा, और यहां R बेटा कितना है 10s बाई 10 प्लस s। तो पिछले से पेज से हम R को उठा के पुट कर दें, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, s कैंसिल होगा। अच्छा, 2 5 10, 5 बचेगा, 3 5 15, तो यहां 15 हो जाएगा, और ये 10 प्लस s लेफ्ट में आ जाएगा, 10 राइट जाएगा, तो 15 माइनस 10 कितना बचेगा 5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा, कॉन्सेप्ट मेन है वो समझिए मुझसे आप, है ना, मैं बार बार कहता हूं मुझसे कॉन्सेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, उस पर आप ध्यान ज्यादा मत लगाना। और R कितना था 2/3s था, s को पुट किया बेटा यहां पे, तो ये आपका 10/3 आंसर आ गया ओम। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने ये टॉपिक फिनिश कर लिया बेटा है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे एग्जाम के लिए, चाहे आप बोर्ड की बात करें, नीट की बात करें, जेई की बात करें, कोई एग्जाम नहीं था जहां पोटेंशियोमीटर में बेटा क्वेश्चन आया हो। बहुत सारे बच्चों को बेटा पोटेंशियोमीटर में डाउट भी बहुत रहता है, तो हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और 100% डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।